ड्रॉ करके बता देता हूँ ना, तो इजीली समझ आ जाएगा। देखो, टर्बो फैन में क्या होता है, कल जैसे हमने पढ़ा था, टर्बो जेट में डिफ्यूज़र लगा हुआ होता है ना, तो टर्बो फैन में हमारे पास लगा होता है यहाँ पे फ़ैन। ठीक है, ये एक फ़ैन होता है, सही है। और फ़ैन के बाद आपके पास होता है कंप्रेसर। क्या होता है? फ़ैन के बाद आपके पास होता है कंप्रेसर। क्लियर है? अच्छा, अगेन वही कंप्रेसर के बाद आपके पास आएगा कंबशन चेंबर। सही है, ये आपका है सीसी। सीसी मतलब कंबशन चेंबर। अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास होंगे दो टरबाइंस। कितने टरबाइंस होंगे? हमारे पास होंगे दो टरबाइंस। ये वाला जो टरबाइन है ये है हाई प्रेशर टरबाइन। ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला जो टरबाइन है वो है हाई प्रेशर टरबाइन, जिसको हम एचपीटी कह रहे हैं। और दूसरा वाला जो टरबाइन है उसको हम कह रहे हैं लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, अब हो क्या रहा है इसके अंदर, पहले मैं पूरी डायग्राम बता देता हूँ फिर समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। ये आपके पास है लो प्रेशर टरबाइन। अब टर्बोफैन इंजन में क्या होता है कि आपका जो फैन होता है ना, फैन फैन को चलाने के लिए हम लो प्रेशर टरबाइन को फैन से कनेक्ट करते हैं, और हाई प्रेशर टरबाइन को कंप्रेसर से कनेक्ट करते हैं। तो होगा क्या, जब हाई प्रेशर टरबाइन रोटेट करेगा तो वो कंप्रेसर को मूव कराएगा, और लो प्रेशर टरबाइन जब मूव करेगा तो वो फैन को मूव करवाएगा। ठीक है, अभी तो ये सिंपल ही वर्किंग है इसके अंदर। अब जो नया जो मेन फैक्टर आता है ना, वो क्या होता है, अब सपोज ये आपका फैन है ना, ये वैसे आपका फैन ही है। ठीक है, एफ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये फैन है। अब होता है क्या है कि सराउंडिंग से ना आपने एयर को सब किया, तो फैन के अंदर एयर आएगी। अब फैन से क्या होगा, दो नोजल्स निकलेंगी। एक नोजल जाएगी सराउंडिंग में, सही है, और एक नोजल इन का क्या नाम है, आप देख सकते हो कंप्रेसर, कंबशन चेंबर, हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन से होती हुई जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना, अब इस केस के अंदर टर्बो जेट के तो अंदर तो हमने देखा था कि सिंपल लो प्रेशर टरबाइन के बाद हमने नोजल, टरबाइन के बाद नोजल लगाई हुई थी, तो वहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस जो थी वो सराउंडिंग में जा रही थी। लेकिन अब हेलो। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि आपके पास जो फैन में से हमने दो नोजल्स निकाली हुई। एक नोजल्स जो है वो आपके पास जो है सराउंडिंग में जाके डायरेक्ट इंजेक्ट हो रही है, जिसको हम कोल्ड नोजल कह सकते हैं। कोल्ड नोजल से बात, क्योंकि एयर जो हो रही होगी वो इसमें से पास कर रही होगी, तो वो किसी भी मतलब नीचे जो भी आपकी कंबशन चेंबर है, हाई प्रेशर टरबाइन है, लो प्रेशर टरबाइन है, इससे कांटेक्ट में नहीं आ रही, तो उसका मतलब ये कोल्ड नोजल कहलाएगी। मतलब इसमें से जो भी मास फ्लो रेट होगा वो कोल्ड होगा, मतलब एयर कोल्ड होगी। अब हम कर क्यों रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हम्म, आपका ये जो भी इसमें से पहली बात तो ये कि दूसरी नोजल में से, जब आपकी नोजल में से जो भी फ्लूइड जाएगा, तो दूसरी नोजल में से जब आप इसको सराउंडिंग में इंजेक्ट करोगे तो ये आपके पास होगा हॉट फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड होने की वजह से इसका जो डिस्चार्ज होगा सराउंडिंग में उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन कोल्ड फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी जब उसको डिस्चार्ज करेंगे सराउंडिंग में, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब आप ये बोलोगे कि भाई ये कोल्ड नोजल लगाने का पर्पज़ ही क्या है। कोल्ड नोजल लगाने का पर्पज़ ये है कि हम एडिशनली थ्रस्ट प्रोवाइड कर सके। अब हॉट नोजल से तो थ्रस्ट आएगा ही आएगा ना, लेकिन कोल्ड नोजल से भी आपके पास क्या होगा, थ्रस्ट ज़्यादा आएगा। तो इन दोनों नोजल के जो कंबाइन इफेक्ट है इसकी वजह से अब आपका जो थ्रस्ट होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये आपके पास जो इंजन कहलाता है वो टर्बोफैन कहलाता है। अब इसके अंदर हमारे पास वर्किंग ओवरऑल सेम ही रहती है, बस एक जो है वो नया पैरामीटर आ जाता है जिसको हम कहते हैं बाईपास फैक्टर। और बाईपास फैक्टर होता है बी। अब बाईपास फैक्टर क्या बताता है कि अब यहाँ से एयर आई ना, अब एयर को, एयर में जो एयर आपकी जो फैन में एंटर हो रही है, उस एयर को हम दो नोजल में डिवाइड कर रहे हैं। एक एयर फ्लो रेट जा रहा है कोल्ड नोजल में, एक जा रहा है हॉट नोजल में। तो बाईपास रेशो या बाईपास फैक्टर बेसिकली रेशो होता है मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड एयर जो कि कोल्ड नोजल में जाएगी, और मास फ्लो रेट ऑफ हॉट एयर जो कि आपके पास हॉट नोजल में जाएगी।
तो इसकी वर्किंग समझ आई, ये क्या हो रहा है इसके अंदर। उनसे बोलना अपने बच्चों को मारने वाली लकड़ी भी लेकर आना, सुपारी लाना। ये बात समझ आई। एक मिनट रुको रुको, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं वापसी बना देता हूँ, एक मिनट तो मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। वर्किंग बिल्कुल टर्बोजेट जैसी है, थोड़ी चीज़ें बस चीज़ है, तो ये देखना। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, ये आपके पास क्या है, फैन है, सही है, सब फैन है, सही है। अब फैन के बाद आपके पास लगा हुआ है कंप्रेसर, क्या लगा हुआ है, ये आपका है कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद आपके पास क्या है, कंबशन चेम्बर, सही है, ये कंबशन चेम्बर है। कंबशन चेम्बर के बाद अब आपके पास है टरबाइन, जो कि हाई प्रेशर टरबाइन। फिर हाई प्रेशर टरबाइन के बाद क्या है, लो प्रेशर लो टरबाइन, प्रेशर, ठीक है। लो अब प्रेशर अब टरबाइन। होता क्या है कि अब हाई प्रेशर टरबाइन कंप्रेसर को चलाएगा, मतलब जब हाई प्रेशर टरबाइन रोटेट करेगा, हाई प्रेशर टरबाइन रोटेट करेगा तो आपका कंप्रेसर भी रोटेट करेगा, ठीक है। अब इस फैन को ड्राइव करने के लिए हमने लो प्रेशर टरबाइन लगाया हुआ है, तो ये लो प्रेशर टरबाइन ना फैन को ड्राइव करेगा, सही है। अब होता क्या है कि हम लोगों ने जब भी फैन के अंदर मास फ्लो रेट मतलब एयर को इन करेंगे ना, तो वो एयर जो होगी ना, हमने अब फैन के बाद से दो नोजल लगाई होगी। एक नोजल जो होगी वो सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है, और दूसरी नोजल जो होगी वो इन सारे पैरामीटर से होती भी जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि अब मैं इसका फ़ायदा बताता हूँ, इसका फ़ायदा है क्या, एक मिनट को मैं ड्रॉ कर लूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले आपकी जो एयर है वो फैन के अंदर आई, ठीक है। जैसे ही आपकी एयर है फैन के अंदर आई, तो फैन के अंदर एयर आने की वजह से आपके पास क्या हुआ कि फैन क्या करेगा, उसके प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाएगा। अब फैन का जब एग्जिट होगा ना, तो फैन के एग्जिट पे हमने लगाई हुई है दो नोजल्स, सही है। अब जब हमने दो नोजल लगाई हुई है ना, तो एक जो अब हमने एयर को डिवाइड कर दिया, तो ये जो ऊपर वाली जो नोजल की जो लाइन जा रही है ना, तो ये कोल्ड एयर जा रही है इसके अंदर, और जो दूसरी वाली जो लाइन है इसके अंदर रिमेनिंग अमाउंट में एयर जा रही है। अब वो एयर जो है वो कंप्रेसर में भी इससे पास हो रही है, कंबशन चेम्बर से भी पास हो रही है, हाई प्रेशर टरबाइन से भी पास हो रही है, लो प्रेशर टरबाइन से भी पास हो रही है, और फिर वो एग्जिट हो रही है नोजल के एंड से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये नोजल के एंड से निकलेगी, जैसे हमने कल पढ़ा था टर्बोजेट में, तो थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी, थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगी। अब हमने यहाँ पे कोल्ड नोजल इस वजह से लगाई है कि जब कोल्ड नोजल के अंदर से जब एयर पास करेगी, नोजल में से निकलेगी सराउंडिंग के अंदर, तो वो भी क्या करेगी, एडिशनल थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी। तो अब इन दोनों का जो इफेक्ट होगा, कंबाइन इफेक्ट होगा, और इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से आपका जो थ्रस्ट होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और आपका जो क्या कह सकते हैं एयरक्राफ्ट है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ तक कि कोई किसी को मसला है। अब हमने एक पैरामीटर, अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक पैरामीटर सेट करा है जिसको हम कह रहे हैं बाईपास बाईपास फैक्टर। अब बाईपास फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक बात बताई थी कि अब दो नोजल लगाई हुई है, तो कुछ एयर तो यहाँ पे जा रही है जो कि नेसेसरी है, और कुछ एयर को हम कोल्ड एयर में लेके जा रहे हैं, कोल्ड नोजल में लेके जा रहे हैं, तो हम एयर को बाईपास कर रहे हैं। इसका मतलब ये बाईपास फैक्टर बेसिकली रेशियो होता है कि कितना मास फ्लो रेट आपका कोल्ड नोजल में गया और कितना मास फ्लो रेट आपका हॉट नोजल में गया,
तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बाईपास रेशियो होता है। बस यहाँ पे यही होगा। उसके बाद यार अली अब्बास अपना वो माइक बंद कर यार, बहुत शोर आ रहा है। तो ये बाईपास रेशियो होता है। अगर यहाँ यहाँ तक कि बस ये ख़त्म हो गया, अब बस न्यूमेरिकल दिखते हैं और ये इजीली समझ आ गया। यहाँ तक देखो क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है ये, सही है। न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू अ ट्विन स्पूल ट्रबोफैन इंजन। अच्छा, ट्विन स्पूल ट्रबोफैन इंजन का मतलब क्या है? अच्छा, ट्विन स्पूल का मतलब क्या होता है कि हाई प्रेशर टरबाइन को कंप्रेसर ड्राइव कर रहे हैं, और फैन को कौन ड्राइव कर रहा है? लो प्रेशर कंप्रेसर ड्राइव, लो प्रेशर टरबाइन ड्राइव कर रहा है। तो इसको ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन कहते हैं। तो आगे बताया भी है कि विद द फैन ड्रिवन बाय लो प्रेशर टरबाइन एंड द कंप्रेसर बाय हाई प्रेशर टरबाइन, सेपरेट कोल्ड एंड हॉट नोजल्स आर यूज। अच्छा, ओवरऑल प्रेशर रेशियो बताया है। अच्छा, ये वो कंप्रेशन रेशियो नहीं है जो मतलब जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज और कंप्रेसर के इनलेट का जो प्रेशर रेशियो होता है वो नहीं है ये कंप्रेशन रेशियो। ये ओवरऑल प्रेशर रेशियो है। अभी हम देखते हैं क्या होता है। फिर फैन प्रेशर रेशियो है। तो फैन प्रेशर रेशियो क्या है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कंप्रेशन रेशियो होता है, जैसा हमने पढ़ा था ना कि रेशियो होता है, तो उस तरीके से फैन रेशियो होता है। अब फैन रेशियो भी क्या होता है वो भी देखते हैं। बाईपास रेशियो बताया हुआ है, बाईपास फैक्टर बताया हुआ है, टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर बताया हुआ है, ऐसा एफिशिएंसी गिवन है। मतलब आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी नहीं बताई हुई अभी, अभी हमें बताई हुई पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी। इस तरीके से आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बताई हुई है आपके पास दोनों नोजल्स की, ठीक है। और मैकेनिकल एफिशिएंसी बताई हुई है स्पूल की जो कि 0.99 है। कंबशन प्रेशर लॉसेस बता दिए 1.50 बार्स है। अच्छा, टोटल एयर मास फ्लो कितना है? 215 पर केजी सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे गौर से दिखाऊँ ना, तो ये देखो, तो ये जो 1 से लेके 2 है ना, ये बेसिकली आपका फ़ैन है, सही है। 1 से लेके 2 आपका जो फ़ैन है, 2 से 3 आपका क्या है? 2 से 3 आपका कंप्रेसर है, 3 से लेके 4 आपका कंबशन चेंबर है, 4 टू 5 आपका हाई प्रेशर टरबाइन है। जब भी तो देखो कि 4 टू 5 हाई प्रेशर टरबाइन है, उससे कंप्रेसर कनेक्ट हुआ हुआ है। और 5 टू 6 आपका लो प्रेशर टरबाइन है, और वो किससे कनेक्ट हुआ हुआ है? वो फैन से कनेक्ट हुआ हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0.6 से नोजल डिस्चार्ज हो रही है जिसका 0.7 है, और इस 0.2 अभी 0.2 जो है वो फैन का आउटलेट पॉइंट है। तो यहाँ से 2 नोजल निकल रही है। तो पहली तो डायरेक्टली सराउंडिंग में इंजेक्ट कर रही है, और दूसरी जो है वो इस पूरे प्रोसेस से होती हुई जा रही है। तो वो फिर 0.6 के बाद हम इसको इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने न्यूमेरिकल जो है अपने पास जो है वो इजीली करके सॉल्व कर दिया होगा। बुरहान में 2 से 3 क्या है? दूसरे दिन कंप्रेसर, ठीक है। मैं इसका जो सॉल्यूशन है ना वो मैंने अपने पास काफ़ी आसान तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट किया हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये रहा। मैंने पिक्चर भेजी तो थी, कहाँ गई? अब ये देखो, अब आपके पास क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको स्कीमेटिक बना दिया ताकि इजीली समझ आए। अच्छा, अब आपके पास ना अगर आप देखो तो आपको पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी गिवन थी। आपको अगर आप देखो तो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी दी हुई थी टरबाइन की और कंप्रेसर की। नॉर्मली हमें क्या गिवन होता है? आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन होती है टरबाइन की, कंप्रेसर की। अब यहाँ पे फैन, कंप्रेसर और टरबाइन तीनों की पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी गिवन है। तो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है? और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी किसकी गिवन है? नोजल की। अब पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने उसमें पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, ये पॉलीट्रॉपिक। अब अभी अभी हम क्या कर रहे हैं
कि हमारे पास पहले तो एक बात बताओ, 1 से लेके 2 जो प्रोसेस होगा उसमें कंप्रेशन होगी। 1 से लेके जो 2 प्रोसेस होगा उसमें कंप्रेशन हो रही है, क्योंकि फैन क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा एयर का। अब 2 से 3 जो है वो भी कंप्रेशन हो रही है। अब 4 से लेके 5 में आपके पास एक्सपेंशन हो रही है, और 5 टू 6 4 टू 5 आपके पास एक्सपेंशन हो रही है, और 5 टू 6 भी आपके पास एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अब मुझे नोजल की जो एफिशिएंसी गिवन है ना वो आइसेंट्रोपिक दी हुई है, और फैन कंप्रेसर टरबाइन की मुझे क्या गिवन है, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी गिवन है। तो अब मुझे पता है कि 1 से लेके 2 में, 2 से 3 में कंप्रेशन है, 4 टू 5 में एक्सपेंशन है, 5 टू 6 में एक्सपेंशन है। तो कंप्रेशन के लिए अब आप क्या करोगे, जैसे हम लोग कल हमने एक रिलेशनशिप यूज़ नहीं किया था, जैसे पी नॉट टू डिवाइड बाई पी नॉट वन बराबर था टी नॉट टू डिवाइड बाई टी नॉट वन, उसकी पावर आ रही थी ना गैमा डिवाइड बाई गैमा माइनस वन, याद है? इस तरीके से कल हम कर रहे थे। तो अब उस गैमा डिवाइड बाई गैमा माइनस वन रिप्लेस हो जाएगा किससे, एन डिवाइड बाई एन माइनस वन, या फिर आप उसको क्या नाम है, आप उसकी पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट करा दोगे तो उस तरीके से। तो यहाँ पे एन माइनस वन डिवाइड बाई एन किसके बराबर होगा, अब आपको कंप्रेसर की एफिशिएंसी गिवन थी, और यहाँ पे हम इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इस आपके पास क्या है ये गैमा माइनस वन डिवाइड बाई गैमा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको कंप्रेसर की एफिशिएंसी गिवन थी कितनी, कंप्रेसर की एफिशिएंसी अगर हम देखें तो हमारे पे कितनी गिवन थी, आ गया, कंप्रेसर की एफिशिएंसी अभी 0.90 गिवन थी, टरबाइन की एफिशिएंसी भी, फैन की, और तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 0.90 है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि 1 से लेके 2 आपके पास प्योरली एयर आ रही है, 2 से लेके 3 आपके पास प्योरली एयर है। लेकिन एक्सपेंशन के केस में 4 टू 5 और 5 टू 6 आप वहाँ पे जो गैमा की वैल्यू रखोगे वो 1.33 रखोगे, और 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 में जो गैमा की वैल्यू रखोगे वो 1.4 रखोगे। अब आपने क्या किया, अब आपको कंप्रेशन एफिशिएंसी 0.9 गिवी थी, तो 1 डिवाइड बाई 0.9, और गैमा की जगह 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 0.317, ठीक है। अब एक्सपेंशन के लिए आप क्या करोगे, एक्सपेंशन के लिए ये 1 में था, अब यहाँ पे ये न्यूमिनेटर में, तो आपके पास जो एफिशिएंसी है वो कितनी गिवन है 0.9, और यहाँ पे अब इस रॉ की जगह स्पेसिफिक क्या कह सकते हैं, गैमा की जगह 1.33 आएगा, 1.33 माइनस वन डिवाइड बाई 1.33, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.223, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो एयरक्राफ्ट था, तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई थी, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द थ्रस्ट एंड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन अंडर सी लेवल स्टैटिक कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी जहाज़ है वो खड़ा हुआ है ज़मीन पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सी लेवल पे स्टैटिक कंडीशन है, तो सी लेवल मतलब वही आपका ग्राउंड लेवल, और स्टैटिक कंडीशन मतलब रुका हुआ है। तो उसका जो वेयर द एम्बिएंट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 1 बार एंड 288 केल्विन। तो अब सपोज करो कि जहाज़ आपका एयरक्राफ्ट पे एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो उसका जो टेम्परेचर था 288 केल्विन है, और उसका जो प्रेशर है वो 1 बार है। अब इससे मुझे एक बात ये समझ आई कि अगर तो जैसे कल हम देख रहे थे कि अगर वो 10,000 मीटर की हाइट पे चल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, हम लोग एक टेबल था आईएएस टेबल, ठीक है, वहाँ से जाके पी प्रेशर ए निकाल लेते सराउंडिंग का, टेम्परेचर निकाल लेते सराउंडिंग का, ठीक है। अब क्योंकि जहाज़ जो है वो स्टैटिक कंडीशन में है, ज़मीन पर रुका हुआ है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा भाई, मतलब फ़ैन के अंदर जो एयर जा रही है, अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही जाएगी ना, मतलब मैंने जहाज़ को ज़मीन पे खड़ा करा हुआ है, तो फ़ैन के अंदर जो भी एयर जाएगी वो आपके पास जो होगा, जो भी सराउंडिंग का अभी जो हमारा प्रेशर है वो होगी ना। हाँ, वो बात अलग है कि अगर जहाज़ 10,000 मीटर की हाइट पे चल रहा होगा, तो अब जो एयर आएगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट होगा। लेकिन अभी जो है हम जब ज़मीन पे खड़े हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, तो जो भी प्रेशर होगा सराउंडिंग का या टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का, वो ही 0.1 का प्रेशर भी बन जाएगा, वो इनलेट प्रेशर बन जाएगा किसका, फ़ैन के लिए। ये बात समझ आई या नहीं है? तो यहाँ पे मैंने जब भी लिखा है कि आपका जो भाई ये पावर ड्रॉप दोबारा बता होगा, दे, क्या बताया तू? एक मिनट रुकिए, एक मिनट।
यार ये बात सुन लिया करो, उसने सिंपल सी बात की है कि जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है वही प्रेशर होगी, ग्राउंड में है और स्टैटिक पोजीशन है ना उसकी, इसलिए। तो वो सेम होगा उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, मैंने एक बात ये बोली कि अगर आपका जहाज सपोज करो 10,000 मीटर की बुलंदी पे उड़ रहा है, तो क्या होगा? तो फैन एयर को सक करेगा। तो जब वो एयर को सक कर रहा होगा तो उसका जो सराउंडिंग की जो एयर होगी ना, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत कम होगा। जैसे जैसे हम जितनी हाइट पे जाते रहते हैं, प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। अब हम हम्म, ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, तो जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है, तो फैन का जो इनलेट प्रेशर होगा, मतलब फैन जिस प्रेशर या टेम्परेचर पे एयर को सक करेगा, वो वही तो एयर होगी जो सराउंडिंग का जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे सही है, सही है। 1 जो है वो फैन का इनलेट प्रेशर था। सराउंडिंग में जो एयर है उसका जो प्रेशर, सराउंडिंग में जो कंडीशन है वो ए है। तो ए से 1 में एंटर हो रहा है, तो अभी स्टैटिक कंडीशन में ग्राउंड लेवल पर है। तो हम्म, जो प्रेशर है, एम्बिएंट प्रेशर, वही पी नॉट वन हो जाएगा। पी नॉट वन आपका इनलेट प्रेशर है। और सिमिलर वे में टी नॉट वन टी ए के बराबर हो जाएगा, वो भी फैन का इनलेट टेम्परेचर है। ये क्लियर है? ये सिर्फ इस सही केस में है। होगा। अगर तो आपका जहाज उड़ रहा होगा हवा में, तो वहां पे कंडीशन अलग होगी। ठीक है। अब आपको सवाल में फैन प्रेशर रेशो गिवन था। अब फैन प्रेशर रेशो उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से आपका कंप्रेशन रेशो काम करता है। कंप्रेशन रेशो में क्या होता है कि कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है और कंप्रेसर प्रेशर होता है, दोनों का रेशो कंप्रेशन रेशो कहलाता है। इस तरीके से फैन प्रेशर रेशो क्या कहलाता है कि आपका फैन का जो एग्जिट प्रेशर है जो कि पी नॉट टू होगा, उसको फैन के इनलेट प्रेशर से डिवाइड करा दो तो वो फैन प्रेशर रेशो कहलाता है। अब फैन प्रेशर रेशो 1.65 है। अब फैन प्रेशर रेशियो पी नॉट टू डिवाइड बाई पी नॉट वन के बराबर होगा। पी नॉट वन आपको पता था कितना था? 1 बार। तो 1 बार को 1.65 बार से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका जो पी नॉट टू आ गया वो कितना आ जाएगा? 1.65 बार आ गया। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, तो आपका जो वन से लेके टू 1 से लेके 2 है वो फैन है। तो फैन के अंदर क्या होगा? फैन के अंदर आपका प्रेशर टेम्परेचर भी कम। तो अब आपको फैन की पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी गिवन थी, अगर आप गौर से देखो। यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी नहीं गिवन है, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी गिवन है। तो अब मुझे अगर पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? मैंने ये इक्वेशन लगा दी कि आपका टी नॉट टू डिवाइड बाई टी नॉट वन इज इक्वल्स टू पी नॉट टू डिवाइड बाई पी नॉट वन, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, पी नॉट टू डिवाइड बाई पी नॉट वन इज इक्वल्स टू टी नॉट टू डिवाइड बाई टी नॉट वन। अच्छा, यहाँ पे पावर आ जाएगी कितनी? यहाँ पे पावर उलट हो जाएगी, मतलब आपके पास हो जाएगी एन डिवाइड बाई एन माइनस वन। लेकिन मैंने क्या करा, पावर को उस तरफ स्विच कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास पावर हो गई एन माइनस वन डिवाइड बाई एन। अब क्योंकि 1 से लेके 2 में कंप्रेशन हो रही है, तो आप माइनस वन डिवाइड बाई एन का फॉर आंसर निकाला 0.223। तो क्या करा, ये पी नॉट टू डिवाइड बाई पी नॉट वन फैन प्रेशर रेशियो था 1.65। एन माइनस वन डिवाइड बाई एन आप कंप्रेशन की कितनी निकाली थी? 0.317। आपने यहाँ पे इसको प्लग इन करा, तो टी नॉट टू डिवाइड बाई टी नॉट वन कितना आ गया? 1.17। तो टी नॉट वन से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपके पास टी नॉट टू कितना आ जाएगा? 337 केल्विन। यहाँ पे क्लियर? बुरहान, ये फार्मूला होता है टी नॉट अपॉन वन और टी नॉट पूरा जो ये लिखा हुआ है तुमने एन माइनस वन। हाँ ना, क्योंकि क्योंकि फैन के अंदर क्या हो रही है? कंप्रेशन हो रही है ना। फैन के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे हम कंप्रेसर पे लगा रहे थे पी नॉट टू डिवाइड बाई पी नॉट वन, कल डिफ्यूज़र पे लगा रहे थे, तो जो काम डिफ्यूज़र करता है वही फैन कर रहा है यहाँ पे। तो फैन भी प्रेशर बढ़ा रहा है, बुरहान, डिफ्यूज़र भी प्रेशर बढ़ा रहा है। गैमा की तो जगह ये एन क्यों लिखा है? गामा की जगह एन क्यों लिखा है? बताया तो था अभी, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी गिवन है ना। सही है, सही है, सही अगर है, तो सही है, समझ गया, सही है। वो हमने निकाल लिया था आइसेंट्रोपिक इसमें। होती तो फिर गामा होता। अगर आइसेंट्रोपिक होती तो फिर गैमा की जगह 1.4 रख लेते हैं, सही है, सही है, मैं समझ गया। और वही चीज़ होती है फिर। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, फिर यहाँ पे टी नॉट टू बाहर आता, टी नॉट टू आइडियल डिवाइड बाई टी सही नॉट है, सही वन। है। ये एक्चुअल है, फिर ये हम, एक्चुअल है। हाँ, मतलब पॉलीट्रॉपिक दे दी इसमें ना, आइसेंट्रोपिक का गेम खत्म हो गया। कल हम जिस तरीके से कर रहे थे, तो यही कर रहे थे ना कि टी नॉट टू
पे T01 T02 डैश निकलता था, फिर एक्चुअल निकालते थे कंप्रेसर की एफिशिएंसी के फॉर्मूले से, याद है? तो अब यहाँ सही पे है, वो सब नहीं समझ करना गया। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी में। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अब आगे हम आए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब सारी जो चीज़ें ना, अब हमें पता, अब अभी हमें पता ये लगाना है कि पीछे जैसे सपोज कहाँ गया, ये देखो, अभी यहाँ पे हमने बात करी थी कि टू से जो नोजल में टू टू से जो नोजल जा रही है, नोजल की लाइन जा रही है, ठीक है ना, टू से जो नोजल की लाइन जा रही है, तो उसमें से जब एयर सराउंडिंग में एग्जॉस्ट होगी, ठीक है, सराउंडिंग में, अच्छा ये बाद में बात करते हैं फिलहाल रिक्वेस्ट का ना, अभी तक तो मेरी भी नहीं हुई फिलहाल। अच्छा, सराउंडिंग में जो एयर एग्जॉस्ट हो रही है, तो 0.8 से जब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, तो क्या चोकिंग कंडीशन एप्लीकेबल होगी, मतलब 0.8 से आपकी जो एयर निकलेगी, तो क्या वो चोकिंग कंडीशन पर होगी? तो अभी हमें वो चेक करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, फॉर्मूला लगाया P02 डिवाइड बाय पी क्रिटिकल, जैसे मैंने कल आपको बताया था ये फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला था 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन एन जे। एन जे होता है आपके पास नोजल की एफिशिएंसी, और डिवाइड में आपके पास ब्रैकेट में है गैमा माइनस 1 डिवाइड बाय गैमा प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे गैमा की वैल्यू क्या रखोगे आप, यहाँ पे वो वाली चीज़ ही रख देना है पीछे वाली, एन माइनस वन डिवाइड बाई एन, एन माइनस वन डिवाइड बाई एन, क्योंकि हमें अगर आप गौर से देखो तो हम लोगों को आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी हुई है नोजल की, ठीक है, नोजल की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी हुई है, तो ये पॉलीट्रॉपिक वाला काम नहीं करेंगे। अगर अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वाली जो नोजल है ऊपर वाली, इसमें से प्योरली एयर जा रही है, मतलब कोई एग्जॉस्ट गैसेस नहीं आ रही ना। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गैमा की जगह रखेंगे 1.4। 1.4 इस वजह से रखना है कि जो ऊपर वाली जो नोजल है उसमें से जो भी आपका जो एयर जा रही है ना, वो प्योरली एयर है, वो कोई एग्जॉस्ट गैसेस नहीं है। तो जब भी हम गैमा की जगह रखेंगे 1.4, और जहाँ जहाँ गैमा आ रहा है वहाँ पे 1.4 रख दो, तो आपका जो प्रेशर आया वो पी क्रिटिकल आया 0.916 बार, और आपका जो प्रेशर है वो 1 बार है, मतलब जो सराउंडिंग का प्रेशर वो 1 बार है, और आपका जो क्रिटिकल प्रेशर है वो 0.916 बार है। इसका मतलब आपका जो क्रिटिकल प्रेशर है वो सराउंडिंग प्रेशर से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास चोकिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका चोकिंग नहीं हो रही। तो सिमिलर वे में हमने एक ना कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पता नहीं गफ्फार ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया था, अगर तो अगर आपकी चोकिंग एग्जिट पॉइंट पे, आपकी चोकिंग ये याद रख लो, अगर एग्जिट पॉइंट पे आपकी जो चोकिंग है वो एग्जिट पॉइंट से मतलब नोजल से निकल रहा है फ्लो, तो अगर वहाँ पे चोकिंग कंडीशन अचीव नहीं हो रही, तो नोजल की जो एग्जिट प्रेशर होगा ना, वो बैक प्रेशर के बराबर आएगा। अब सराउंडिंग में जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो बैक प्रेशर की तरह एक्ट करेगा, और नोजल से जो, अब क्योंकि चोकिंग तो हो नहीं रही, तो नोजल का से जो एग्जिट पॉइंट है वो बेसिकली सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि पी एग्जिट जो होगा वो बैक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर हमने यहाँ पे जो पहली जो नोजल था उसका जो डिस्चार्ज था वो 0.8 था, तो जब भी हमने कहा कि P8 जो है वो PA के बराबर हो गया। ये समझ आई बात या नहीं आई? भाई एक दो बार दोबारा तो बता दे। मैं क्या बताऊँ? ये जो तूने बात कही है दोबारा रिपीट कर दे। मैं तो कौन सी बात कही ये तो बता। ये जो ये P02 और ये P जो भाई बताया हमने तूने। क्रिटिकल प्रेशर निकाला, क्रिटिकल प्रेशर जो है वो सराउंडिंग के प्रेशर से कम आ रहा है, तो दैट्स मीन के हम्म, आपका जो है चोकिंग नहीं हो रही, आपकी आपकी चोकिंग ही नहीं हो रही। हमने एक बात ये पढ़ी थी कि चैप्टर नंबर 3 और 4 में, अगर आपकी डक्ट थी, हाँ, आपकी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल वाला पार्ट था, मतलब या आप डक्ट समझ लो। अब अगर आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में से याद है
अगर आपका एग्जिट प्रेशर, मतलब एग्जिट से अगर चोकिंग कंडीशन अचीव नहीं हो रही थी, मतलब नोजल है, नोजल से जो है वो जो फ्लो निकल रहा है वो मार्क नंबर 1 अचीव नहीं कर रहा, तो नोजल का जो एग्जिट पॉइंट होगा ना, जो एग्जिट प्रेशर होगा, वो बैक प्रेशर के बराबर आएगा। बैक प्रेशर क्या होगा? जो सराउंडिंग में प्रेशर लग रहा होगा। एक मिनट रुको, ये इस तरीके से। सपोज करो कि ये हमारी नोजल है, ठीक है, ठीक है, ये नोजल है, सही है। अब यहाँ पे ये नोजल का एग्जिट पॉइंट है, इसको मैं ई लिख रहा हूँ, और यहाँ पे सराउंडिंग में एयर है आपकी, या ये बैक प्रेशर, सही है। अब अगर नोजल से आपके पास मार्क नंबर 1 अचीव नहीं हो रहा ना, अगर नोजल से आपका मैक नंबर 1 अचीव नहीं हो रहा, तो आपका जो एग्जिट प्रेशर होगा ना, पीई, वो बैक प्रेशर के बराबर आएगा, और बैक प्रेशर सराउंडिंग का प्रेशर होगा। तो जब भी यहाँ पे सही है। देखो ना, मैंने ये लिखा हुआ है कि पी एग्जिट जो होगा वो पी बैक होगा। अब क्योंकि दूसरी नोजल का जो एग्जिट पॉइंट 8 था, वो 8 था, तो पी 8 जो होगा वो पी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पे मैंने जब भी लिखा हुआ है कि आपका जो पी 8 है वो पी ए के बराबर हो जाएगा। सही सही है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं। अब हम अगर थ्रस्ट की बात करते हैं, तो थ्रस्ट के लिए हम क्या करेंगे? थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अब क्योंकि थ्रस्ट दो नोजल प्रोवाइड करेंगी ना, एक कोल्ड हाँ नोजल मुराद, प्रोवाइड करेगी। क्या बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा था जब चॉकिंग होगी तो जब होगा ना बैक और एग्जिट प्रेशर सेम, बाकी नहीं, चोकिंग नहीं होगी तो जब सेम होगा, एग्जिट प्रेशर सही 0.8 और प्रेशर, सराउंडिंग का प्रेशर सेम हो जाएगा। सही है सही है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0.8 है, तो 0.8 से भी आपके पास थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, 0.7 से भी थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है एफ सी इंडिकेट कर रहा है, ये आपके पास थ्रस्ट 4 है और ये कोल्ड फ्लूइड की है। तो मास फ्लो रेट कोल्ड फ्लूइड का, और हम इसको C8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी C8 जो है ना वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है जो कोल्ड नोजल से निकल रही है। अच्छा, अब हमें बाईपास फैक्टर गिवन था एम डॉट सी डिवाइड बाई एम डॉट एच 5 के। अच्छा, हमें टोटल एयर टोटल आपके पास ना मास फ्लो रेट गिवन था 215 पर केजी पर सेकंड। ये 215 पर केजी पर सेकंड ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एयर आ रही है और ये फैन के अंदर इन हो रही है। तो 215 केजी पर सेकंड आपका ना टोटल मास फ्लो रेट होगा, जो 0.2 वाली नोजल में 0.2 से 8 वाली नोजल में जा रहा है, और फिर 0.2 से 7 वाली नोजल तक के जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एम डॉट सी प्लस एम डॉट एच बराबर है 215 पर केजी पर सेकंड के। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमारे पास कोल्ड मास फ्लो रेट आया 179, हॉट मास फ्लो रेट आया 35.8 केजी पर सेकंड। ठीक है। अब हमें एक बात याद रखनी है कि नोजल के अंदर स्टैग्नेशन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब 0.2 से 0.8 की बात करें ना, तो नोजल में स्टैग्नेशन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो 0.2 पे जो टेम्परेचर था वो T02 था, 8 पे जो होगा वो T08 हो जाएगा। तो नोजल में स्टैग्नेशन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो ये हो जाएगा T02 इज इक्वल टू T08। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नोजल की जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? नोजल की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये समझ आया? ये किस तरीके से लिखा है मैंने? T08 माइनस का T8। अभी फॉर्मूलाज के हमें खुद बनाने हैं भाई। फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये T08 माइनस का T8 मैंने इस वजह से लिखा है कि 0.2 से 0.8 तक की क्या हो रही है, 0.2 से लेके 0.8 तक की आपके पास एक्सपेंशन हो रही है। याद है कल हम लोग कर रहे थे, हमारे पास 0.5 से 0.6 में एक्सपेंशन हो रही थी, तो हम लिख रहे थे T05 माइनस का T6।
डिवाइड बाय T05 माइनस का T6 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में आएगा T02 माइनस का T8, क्योंकि नोजल के अंदर हम लोग एक्चुअल आइडियल वर्क ऊपर रखते हैं, आइडियल नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे T02 माइनस का T8 आएगा। एक्सपेंशन कहाँ से हो रही है? 2 से 8 हो रही है, तो T02 माइनस का T8। लेकिन T02 और T08 सेम है, तो मैंने यहाँ पे जब भी T08 लिख दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि T02 T08 सेम है। और सिमिलर वे में यहाँ पे आ जाएगा T02 माइनस का T8 डैश। अब यहाँ पे नोजल की एफिशिएंसी जो गिवन है, अब मसला ये है कि आपको ना तो T8 गिवन है, ठीक है, और ना ही T8 डैश गिवन है। तो एक ही इक्वेशन में दो अननोन आ गए, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक बात ये पता है कि आपके पास ये प्रेशर रेशो मैं लगा सकता हूँ, तो नोजल से एक्सपेंशन होगी, मतलब आपके पास 0.2 से 0.8 में एक्सपेंशन हो रही है। तो आप इसको रिवर्स करके लिख दो, T08 T02 डिवाइड बाय T8 डैश इक्वल्स टू T08 डिवाइड बाय P0, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला लगाए। अब क्योंकि यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी का फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोजल है। अच्छा, यहाँ पे अगेन गैमा की जो वैल्यू आप लोगे ना, वो 1.33 लोगे, सॉरी गैमा की वैल्यू लोगे 1.4, क्योंकि इस नोजल से आपकी क्लीन एयर निकल रही है। तो यहाँ से आपने T8 डैश फाइंड आउट करा, तो आपका जो T8 आया वो कितना है? वो 292 केल्विन आया। ये समझ आया है किस तरीके से आया ये रिलेशन? यार ये T8 डैश और ये T08 ये है क्या? प्रेशर है ना, स्टैग्नेशन टेम्परेचर है। सही है। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ आया है किस तरीके से? भाई ये सारे फॉर्मूले याद रख सकते हैं हम? ये फॉर्मूले आपको याद ही करने हैं थोड़े बहुत, और आपको याद पता होना चाहिए लग कहाँ रहे हैं। अच्छा, अब क्या करा हमने कि वही पीछे हमने क्या करा कि नोजल की जगह पे इसकी एफिशिएंसी, ये सारे पैरामीटर हमें पता चल गए थे, वो प्लग इन करे, तो हमारे पास जो T8 है वो कितना आ गया? 294.25 केल्विन आ गया, ठीक है। अब मुझे बेसिकली निकालना क्या था? मुझे वेलोसिटी निकालनी थी, पॉइंट 8 पे। अब वेलोसिटी में किस तरीके से निकाल सकता हूँ? मेरे पास फार्मूला होता है ना, स्टैग्नेशन पॉइंट अगर पॉइंट 8 पे बात कर रहा हूँ, तो वो बराबर होगा स्टैटिक टेम्परेचर प्लस उस पॉइंट की वेलोसिटी को डिवाइड करा दो 2cb से। तो T8 आपको पता चल गया, तो ऊपर T08 तो आपको पता है। तो यहाँ से आपने क्या किया? यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली। अच्छा, यहाँ पे CB की वैल्यू रखोगे 1005, तो यहाँ पे C8 कितना आ गया? 300 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब जब C8 300 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो मैंने एक बात बताई थी कि हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड नोजल से जो थ्रस्ट निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास जो C8 वेलोसिटी थी उसको कोल्ड मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपके पास टोटल थ्रस्ट आ गया कोल्ड नोजल से, वो कितना है? 53.7 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक क्या, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। इसकी बात कर रहे हो आप? देखो, ये कहीं से नहीं आया, देखो सिंपल है, ये कंफ्यूजन होगी। देखो, आप 0.2 से 0.8 में एक्सपेंशन कर रहे हो, तो आपके पास यही होगा ना कि P02, ठीक है, P02 डिवाइड, अच्छा अभी एक आपने बात पढ़ी थी कि 0.8 का जो प्रेशर है वो PA के बराबर है, तो हम यही बोलेंगे ना कि P02 डिवाइड में आएगा P8 इज इक्वल टू T02 डिवाइड बाय T8 डैश, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब हमें पता था कि 0.2 से 0.8 में एक्सपेंशन हो रही है, तो बस ये वो एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब हाँ, ये हमने करा कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया। अब ये T0 अब यहाँ पे आना चाहिए था P02 डिवाइड P0, आपके पास ये हो जाएगा P02। अच्छा, स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैग्नेशन टेम्परेचर दो, ठीक है। तो यहाँ पे P02 डिवाइड बाई P8 इज इक्वल टू T08 डिवाइड बाई T8 डैश, और उसके ऊपर पावर दी गैमा डिवाइड बाई गैमा -1। तो हमने उसको ना सिंपली अरेंज कर दिया इस तरीके से T8 डैश के लिए।
तो ये उस तरीके से हुआ हुआ है बस, मतलब और कुछ भी नहीं किया। मतलब इन दोनों पॉइंट के दरमियान ना, पॉइंट 2 से पॉइंट 8 के दरमियान हमने वो लगा दिया P2। अगर मैं इसको एक मिनट बताऊँ ना, हमने ये लगाया सिंपल, उन्होंने बोला P2 P02, ठीक है, और ये बराबर है किसके, P8 के, ठीक है, अब ये बराबर है किसके, T02, ठीक है, और आपके पास डिवाइड में क्या है, T8 है, सही है, और ये ब्रैकेट में पावर है। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो ना, तो T08, T08 और T02 जो है वो T08 के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैग्नेशन टेम्परेचर सेम रहता है, तो जो पॉइंट 2 पे स्टैग्नेशन टेम्परेचर होगा वही पॉइंट 8 पे होगा नोजल में। और यहाँ पर अगर आप देखो, आपके पास जो P02 था, स्टैग्नेशन टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा, तो जो P02 होगा वही P08 बन जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हो रहा है वहाँ पे, वरना चीज़ यही लिखी थी पूरी। अब देख के बताओ सो रहा है। ठीक है, अब हमें सवाल में क्या गिवन था, हमें सवाल में गिवन था ओवरऑल प्रेशर रेशियो। तो ओवरऑल प्रेशर रेशियो का मतलब क्या होगा, ओवरऑल प्रेशर रेशियो का मतलब क्या होगा कि आपका जो ये 0.3 कंप्रेसर का आउटलेट प्रेशर और ये आपका फैन का इनलेट प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर रेशियो इन दोनों का रेशियो होगा। ओवरऑल प्रेशर रेशियो किन दोनों का रेशियो होगा, कंप्रेसर का डिस्चार्ज पॉइंट का प्रेशर और फैन का इनलेट प्रेशर, तो P03 डिवाइड बाई P01, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि P03 डिवाइड बाई P01 बराबर होगा किसके, मैंने इसको ना एक मैथमेटिकली एक शक्ल दे दी, P03 डिवाइड बाई P02 मल्टीप्लाई बाई P02 डिवाइड बाई P01, ठीक है। अब P03 डिवाइड बाई P01 25 गिवन था। अब मुझे बेसिकली 0.3 का प्रेशर निकालना था, तो 0.3 का प्रेशर निकालने के लिए मैंने क्या किया कि ये ओवरऑल प्रेशर रेशियो की मदद से इसको अरेंज करा। तो P03 डिवाइड बाई P02 मल्टीप्लाई बाई P02 डिवाइड बाई P01, तो P02 से P02 काटूंगा तो वो अगेन वही बन जाएगा P03 डिवाइड बाई P01। तो P03 डिवाइड बाई P01 25 गिवन था, P03 डिवाइड बाई P02 निकालना था। अब ये जो P03 डिवाइड बाई P02 है ना, ये आपके पास है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो किसके लिए, कंप्रेसर के लिए। P02 डिवाइड बाई P01 आपके पास क्या है, फैन प्रेशर रेशियो। तो आपने इसको सॉल्व करा, तो आपका जो कंप्रेशन रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 15.15 आ गया, ठीक है। यार अगली बार अपना माइक बंद कर ले यार, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अगर आप गौर से देखो तो 2 से लेके 3 आपके पास क्या है, कंप्रेशन हो रही है। अच्छा, वही वाला काम है, कल वाला ही काम है, तो कंप्रेशन के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे, P02 डिवाइड बाई P03 इज इक्वल्स टू T02 डिवाइड बाई T03। मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया और पावर को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगी n-1 डिवाइड बाई n, ठीक है। अब यहाँ पे n-1 डिवाइड बाई n कंप्रेशन के लिए जो हमने निकाली थी वो प्लग इन करी, और P03 डिवाइड बाई P02 आपको पता था, और T02 आपको टेम्परेचर पता था, उससे मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपके पास 797.66 केल्विन आ गया। अब आपने क्या किया कि आपने बोला कि वर्क डन बाय कंप्रेसर निकालोगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि कंप्रेसर क्या कर रहा है, आपकी जो एयर है उसको कंप्रेस कर रहा है, तो उसके लिए हम Cp की वैल्यू एयर की यूज़ करेंगे, और वो ये हो जाएगा T03 माइनस का T02, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो आपका जो कंप्रेसर है वो उसका इनलेट पॉइंट है 0.2 और आउटलेट पॉइंट है 3, तो 2 से लेके 3 तक की आपकी जो एयर है वो कंप्रेस हो रही है, सो यू आर डूइंग वर्क डन बिटवीन 2 एंड 3। तो आपके पास जब भी आपके पास जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, T03 माइनस T02, CPA से मल्टीप्लाई करा दो, तो कंप्रेशन रेशियो वर्क डन बाय कंप्रेसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा 463 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब हम क्या देखें, तो हमें एक बात पता था कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी गिवन थी। अब मैकेनिकल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बराबर होगा वर्क डन बाय कंप्रेसर डिवाइड बाय वर्क डन बाय हाई प्रेशर टेम्परेचर, क्योंकि मैंने एक बात बताया था कि कंप्रेसर को कौन ड्राइव कर रहा है, हाई प्रेशर टरबाइन यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे हम हाई प्रेशर टरबाइन, अब यहाँ पे NM ऊपर था तो मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आया, क्योंकि
मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वर्क डन बाय कंप्रेसर डिवाइड बाय वर्क डन बाय हाई प्रेशर टरबाइन। तो एनएम को मैंने इसकी जगह चेंज कर ली। अब टरबाइन का जो वर्क डन है वो क्या है, सीपीजी। क्योंकि मैं एक बात बताओ कि टरबाइन कहाँ पर है, हाई प्रेशर टरबाइन 0.4 से लेके 5। तो टरबाइन का जो वर्क डन होगा हाई प्रेशर टरबाइन का वो T04 माइनस का T05 होगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि कंबशन चैम्बर से एग्जॉस्ट गैसेस टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करवाएंगी। तो अब यहाँ पे हम जो सीबी की वैल्यू यूज़ करेंगे वो 1.318 यूज़ करेंगे, 1.0015 यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, टरबाइन के नेट टेम्परेचर आपको पता था T04 जो कि 1550 था, T05 आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, 463 आपने कंप्रेसर वर्क निकाला हुआ है और मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको गिवन थी 0.99। तो आपने T05 निकाला और वो कितना आ गया, 1195 केल्विन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि आपको P03 निकालना था। तो P03 निकालने के लिए मतलब यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन रेशियो था, तो आपको P03 निकालना था। तो आपने इसको P02 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपके पास P03 आ गया। P03 हमने क्यों निकाला है, क्योंकि अगर हम देखें तो P03 निकालिए। अब 4 से लेके 5 जो है, अब आइडियली क्या होना चाहिए था कि 0.3 और 0.4 के दरमियान कंबशन हो रही है। तो कंबशन चेम्बर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, हमने कल ऐसे ही पढ़ा था। लेकिन हमें कंबशन के प्रेशर लॉसेस बताए हुए कितने, वो 1.50 बार है। इसका मतलब अब आइडियली तो P03 P04 के बराबर होता, लेकिन ये आपके पास प्रेशर कंबशन लॉसेस की वजह से अब P03 P04 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करा कि यहाँ पे P03 निकाला, P04 किसके बराबर हो जाएगा, P03 माइनस का P, आपके पास जो कंबशन चेम्बर में लॉसेज हो रहे हैं आपने उसको सब्ट्रैक्ट कराया, आपके पास P04 आ गया 23.5 पार्ट्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आप जानते हो कि 0.4 से 0.5 के दरमियान एक्सपेंशन हो रही है। अगर आप देखो तो 0.4 से 0.5 के दरमियान एक्सपेंशन हो रही है, वो भी टरबाइन में एक्सपेंशन हो रही है। तो वही रिलेशनशिप लगाओ, P04 डिवाइड बाई P05 इज इक्वल्स टू T04 डिवाइड बाई T05। लेकिन यहाँ पे अब हम जो है ना वो नहीं कर रहे हैं, जैसे कल हम कर रहे थे ना T04 डिवाइड बाई T5 डैश। ठीक है, ये इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी नहीं गिवन, हमें पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी गिवन है। तो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी के लिए कोई मसला नहीं होगा कि आइडियल और एक्चुअल निकालना उसके अंदर से। ठीक है, अगर तो आइसेंट्रोपिक निकली होती तो एक्चुअल भी निकाल लेते हैं और आइडियल भी निकाल लेते हैं। तो अब हमने क्या किया कि P05 डिवाइड बाय P04 बराबर हो जाएगा T05 डिवाइड बाय T04। ठीक है, अब आपने निकाला था बेसिकली, अब आपको P05 निकालना था। अब आपने एक्सपेंशन के लिए जो रेशियो निकाला था वो कितना निकाला था, वो निकाला था 0.223, लेकिन ये होता है n-1 डिवाइड बाय n। लेकिन यहाँ पर आपकी जो, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो पावर शिफ्ट करोगे, तो अब आपके पास जो था वो n-1 डिवाइड बाय n था ना। तो अब इस n को अगर नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, जो भी आंसर आएगा तो उसको 1 की पावर में रखोगे डिवाइड करके। तो आपके वो सारे पैरामीटर पता थे, आपने P05 निकाला। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि जिस तरीके से पीछे हमने मैकेनिकल एफिशिएंसी से कंप्रेसर वर्क और हाई प्रेशर टरबाइन को इक्वेट कराया था, उस तरीके से आप इसके लिए भी करोगे। अब आपको पता था कि लो प्रेशर टरबाइन फैन को ड्राइव कर रहा है, तो उसके लिए फैन के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट सीपी, सीपी एयर की, क्योंकि फैन के अंदर तो एयर ही आ रही है, और T02 माइनस T01। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला ना मिस्टेक है, ये फॉर्मूला ही सही नहीं है। एक बार रुको मैं इसका सलूशन खोल लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, सही है, यहाँ तक समझ आ रहा है। हाँ मैं बताता हूँ मेरे को। अब हमने क्या किया कि
अब यहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन के लिए क्या किया हमने, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा लो प्रेशर टरबाइन में Cp ऑफ गैस T05 माइनस का T06। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाया था, देखो आपके पास क्या था, अब आपके पास जो बेसिकली अगर आप इसको अब मैकेनिकल एफिशिएंसी को आप यूज़ करोगे, उसी मैकेनिकल एफिशिएंसी को, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, अब ये एफिशिएंसी ये बराबर हो जाएगी आपके पास वर्क डन बाय फैन, वर्क डन बाय फैन जिसको मैं WF लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय वर्क डन ऑफ लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि लो प्रेशर टरबाइन के लिए अगर मुझे निकालना है तो आपके पास जो मतलब 4 से 5 एक्सपेंशन हो रही थी, तो ये रेशो आ गया P04 डिवाइड बाई P05 का। तो P05 को वहाँ ले जाओ, P04 से 3.902 को डिवाइड करा दो तो आपको P05 आ जाएगा। फिर 5 से 6 एक्सपेंशन हो रही थी, आपने फार्मूला लगाया तो आपके पास P06 कितना आ गया, 1.878 बार्स आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि सिंपल, अब आप यहाँ पे गौर से अगर आप देखो तो 0.6 से मैंने जैसे बताया था कि दूसरी जो नोजल है वो इन सारे इक्विपमेंट से होती हुई जा रही है, अब 0.6 से 7 में एक्सपेंशन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब चेक करूँगा कि 0.7 से क्या आया, कि अगर आपका जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं क्या चोकिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अगेन वही क्रिटिकल प्रेशर का फार्मूला लगाया, P06 डिवाइड बाई P क्रिटिकल, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस, अबे यार अगली बार बंद तो कर यार आवाज़, एक ये हो सेकंड। जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.95। और यहाँ पर आपके पास, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही फॉर्मूला था गैमा -1 डिवाइड बाई गैमा +1, लेकिन गैमा की वैल्यू यहाँ पे रखोगे अब इस केस में 1.333, क्योंकि इस नोजल से आपके पास जो निकल रहा है ना, इस नोजल से जो 7 से जो आपके पास निकल रही है वो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है, दैट्स वाई आप यहाँ पे 1.33 रखोगे, ये 1.914 आ गया। अब आपने क्रिटिकल प्रेशर निकाला, P06 आपको पता था, तो P क्रिटिकल को वहाँ ले गए, 1.914 से डिवाइड कराया, तो आपके पास जो P क्रिटिकल आया वो कम आया, वो कम आया, मतलब अगर मैं इसको बताऊं तो एक मिनट रुको, यहाँ पे इसने लिखा हुआ नहीं है, मैं डिवाइड करके बता दूं, 1.78, ठीक है, P06 1.878 डिवाइड बाय 1.914, आपका प्रेशर आया 0.981 बार, जबकि आपका जो सराउंडिंग का प्रेशर है वो है 1 बार, इसका मतलब स्टिल अभी भी चोकिंग नहीं हो रही। तो इस केस के अंदर आपका जो 0.7 का प्रेशर होगा वो भी अब किसके बराबर आ जाएगा, वो भी एम्बिएंट प्रेशर के बराबर आ जाएगा, जो भी हो जाएगा PA। सही है, क्लियर है बात। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो जिस तरीके से अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर रिलेशनशिप लगाया था ये वाला, याद है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये रिलेशनशिप लगाया था, देखो याद अगर होगा, वही सेम रिलेशनशिप यहाँ पे लगाया है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कोड के लिए हमने किया था ना, जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप लगाया है, देखो अब इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर आ गया, इस केस के अंदर क्या होगा कि अब 0.6 और 7 के दरमियान अगेन स्टैग्नेशन प्रेशर सेम रहेगा, T06 T07 के बराबर होगा, P06 P07 के बराबर होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हमने पीछे रिलेशनशिप लगाया था ना, ये वाला T8 डैश डिवाइड बाई T08,
सेम इस अब लगाएंगे 7 और 6 के दरमियान, तो आपको T7 मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको T7 मिलेगा तो आप क्या करोगे, अब आपको T7 मिल गया, तो T7 मिलने के बाद वही काम करोगे कि T07 बराबर था T7 प्लस C7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2CB, तो यहाँ पे इन्होंने ना उसको अरेंज कर लिया। अच्छा, T06 और T07 सेम रहेगा, मैंने आपको बताया है इसके लॉजिक, स्टैग्नेशन, टेम्परेचर नोजल में सेम रहता है। तो यहाँ पे C7 आ गया, सही है। और आपको हॉट मास फ्लो रेट पता था, आपने उसको उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपको ये पता चल गया कि कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है कोल्ड नोजल की वजह से। आपका जो कोल्ड नोजल है, हॉट नोजल है, वो कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रही है, और कोल्ड नोजल का आपने थ्रस्ट निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों थ्रस्ट को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम टोटल थ्रस्ट निकाल लें, तो कोल्ड थ्रस्ट और हॉट थ्रस्ट दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास 71.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट लग रहा है। क्लियर है बात। अब हमें दूसरी चीज़ निकालनी थी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का जो फॉर्मूला होगा, ऊपर आपके पास क्या आएगी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का अब जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा, स्पेसिफिक MF फ्यूल ओवर का F होएगा ना। स्पेसिफिक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का फॉर्मूला वही यूज होगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ है, अगर तो आप पहले कल अगर हम देख रहे थे स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का, एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो को हम स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन से डिवाइड कर रहे थे। याद है या नहीं याद है? एक्चुअल एसएफसी में हम क्या कर रहे थे कि एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो को हम डिवाइड करा रहे थे किससे, स्पेसिफिक थ्रस्ट से, याद है, स्पेसिफिक थ्रस्ट से। तो ये आप पे कंबशन की एफिशिएंसी तो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब अब आपके पास जो कंबशन हो रही है वो 100 हो रही है, तो चार्ट से आप जो भी एफ निकालोगे वो प्रॉपर, ये जो टोटल थ्रस्ट है ना, इसको टोटल मास फ्लो रेट से डिवाइड करा दो, तो वो 215 से तो वो स्पेसिफिक थ्रस्ट आएगा, दोनों को डिवाइड करा दो तो आपके पास स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आ जाएगी। क्लियर है बात। या एक काम करो, मैं आप लोगों ना ये दिखा देता हूँ, एक नज़र इस पे मार लो, ये सी बी किया था ना, सी बी में हमारी जो कंडीशन थी ना, अब ये समझ लो कि किस तरीके से हुआ है, पेपर में इस तरीके से आ सकता है। तो भाई ये तो सवाल करा रहे हैं, इसकी बस वैल्यूज चेंज होंगी ना। हाँ बुरान। जिस ओ भाई बता दे बुरान, हेलो। मैं बोल रहा हूँ जो तुम सवाल करा रहे हो सिर्फ इसकी वैल्यूज चेंज होंगी ना पेपर में। अब ये देखो, अभी 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 इधर देख लो, अभी देख लो, छोड़ो इसको। अभी देखो, ये एयरबस A320 टर्बोफैन इंजन था। अब इसमें ओवरऑल प्रेशर रेशियो गिवन है। अब ये समझ लो कि आपका ना, आपका जहाज उड़ रहा है, क्रूज कंडीशन में, हवा में, तो उसका ओवरऑल प्रेशर रेशियो गिवन था, फैन प्रेशर रेशियो गिवन था, बाईपास रेशियो गिवन था, टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर गिवन था, एफिशिएंसी। अब हमने आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी देखी है, तो मैं अपनी सीबी की रिपोर्ट देख लूँगा, तो जिस तरीके से हमने अभी न्यूमेरिकल देखा है उसी तरीके से, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी हुई है, फैन की, कंप्रेसर की, टरबाइन की, मैकेनिकल एफिशिएंसी स्कूल दी हुई है, कंबशन की एफिशिएंसी, कंबशन जो है वो 100% है, ठीक है, और कंबशन लॉसेस 4% है, मास फ्लो रेट है टोटल, अब ये यही फिगर है, 1 से लेके 2 फैन है, 2 से 3 कंप्रेसर है, 3 से 4 कंबशन चैम्बर, 4 to 5 एचपीटी, 5 to 6 लो प्रेशर टेम्परेचर, 6 to 7 नोजल हॉट डिस्चार्ज है, 2 से 8 नोजल कोल्ड डिस्चार्ज है। अब एयरक्राफ्ट आपका 10,000 मीटर की बुलंदी पे चल रहा है, तो आई एस स्टैंडर्ड से हमने क्या निकाला, टेम्परेचर निकाला, जिस तरीके से टर्बोजेट में कर रहे थे कल, तो वो आपके पास फॉरन हाइट में आया, उसको हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट करा, प्रेशर निकाला 0.265 बार। अच्छा, ये जो मार्क नंबर 0.8 है वो एयर का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वही कैलकुलेशन करी जो कल टर्बोजेट की कर रहे थे, M = V/A, तो हम
एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी निकाली हमने, सी ए आ गई। फिर हमने बोला कि टी नॉट वन बराबर होगा टी ए प्लस का सी ए स्क्वायर अपॉन टू सी बी। फिर टी नॉट वन निकाल लिया। फिर पी नॉट वन डिवाइड बाई पी ए, उसके लिए हमने ये रिलेशनशिप लगा दिया। ठीक है, सही है। और इस तरीके से आपके पास पी नॉट वन पता चल जाएगा। मतलब फिर फैन प्रेशर रेशो लगाया 0.1 और 2 के दरमियान, अभी जो हम कर चुके हैं वो लगाया, उससे पी नॉट टू पता चला। अब जब पी नॉट टू पता चला तो यहाँ पे देख सकते हो टी नॉट टू डैश आया, क्योंकि फैन की आइजेंट्रोपिक एफिशिएंसी कितनी थी, तो टी नॉट टू डैश आया। फिर हमने फैन की एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने एक्चुअल पॉइंट पॉइंट टू का टेम्परेचर निकाला, रेशो निकाला, फिर पी नॉट थ्री निकाला। मतलब ये ओवरऑल जो है वो सारा सेम वही काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर क्या था कि मेरी जो नोजल थी ना वो दोनों केसेस में चोक आ रही थी, मतलब ये बताना था। तो दोनों केसेस में मेरी जो नोजल थी वो चोक आ रही थी। अब जब चोक आएगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले वही हमने काम किया कि पी नॉट सिक्स डिवाइड, अच्छा पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, अब मैंने क्या किया कि पॉइंट टू से वही स्कीमेटिक डायग्राम है, मैंने क्रिटिकल प्रेशर निकाला। तो क्रिटिकल प्रेशर भी 0.8 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने वहाँ पे, क्योंकि मार्क नंबर वन है, ये चोकिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा सी एट गैमा आर टी एट। तो यहाँ से हमने सी एट की वेलोसिटी निकाली और वही काम करा कि यहाँ पे, अब क्योंकि रिमेंबर यहाँ पे आपका जो भी एयरक्राफ्ट है वो मूव कर रहा है, आपका जो भी एयरक्राफ्ट है वो मूव कर रहा है, ये बात याद रखना। अब सिमिलर वे में हमने यहाँ पे भी चोकिंग करी। अब 6 से 7 पे एक्सपेंशन होगी ना एग्जॉस्ट गैसेस की नोजल के जरिए, तो यहाँ पर हमने प्री क्रिटिकल निकाला। अब ये भी इत्तेफाक से ज़्यादा आ गया, तो अगेन वही फार्मूला लगाया टी नॉट डिवाइड बाई टी क्रिटिकल गैमा प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब इस केस में यहाँ पे गैमा रखोगे 1.33, ऊपर वाले केस में 1.4 रखी थी क्योंकि उसमें प्योरली एयर जा रही थी, इसमें से कंबशन गैसेस जा रही है, तो टी क्रिटिकल आ गया। और अब क्योंकि मास फ्लो रेट वन है तो यहाँ से सी सेवन आ गई। ठीक है, और सही है, तो ये गलती से सी एट लिख दिया मैंने, सी सेवन है, या 8 पॉइंट बोल दो उसको। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो थ्रस्ट कॉज बाय कोल्ड नोजल। अब क्योंकि हो क्या रहा है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो मूवेबल भी है, मतलब जहाज़ उड़ रहा है ना हवा में। तो अब जो है, और मैंने एक बात बताई थी याद है कि हम ये वाला फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब आपका जहाज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नोज़ल अगर ज़्यादा डिस्चार्ज करती है तो हमारे पास ये ओवरऑल प्रेशर आता है। याद है कल बताई थी एक बात, तो इसके लिए हमने सॉल्व करा। मतलब ये वही वर्किंग है जो टर्बोजेट की है, जो हम पीछे कर चुके हैं कल, सेम, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इससे एफ एस सी निकाला, फिर ये इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास कोल्ड मास फ्लो रेट के लिए मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास कोल्ड कोल्ड नोजल जो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रही हो आ गई। फिर हमने थ्रस्ट निकाला हॉट नोजल से, मतलब सेम वही आपके पास वर्किंग है। तो इससे हमारे पास आ गया हॉट कितना आ गया 11.83। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 24.75। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकाली, वो होती है एफ डिवाइड बाई एफ एस। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर एफ निकालने के लिए चार्ट में से कंबस्शन टेम्परेचर राइज चाहिए होता है और कंबस्शन टेम्परेचर इनलेट टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो चार्ट में गए तो एफ की वैल्यू 0.015 आई, और यहाँ से हमने क्या करा कि टोटल आपका जो आपने निकाली थी ना, क्या कह सकते हैं, थ्रस्ट निकाला था, टोटल थ्रस्ट ऐड कर दिया।
और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन डिवाइड करा दिया, तो आपके पास ये ओवरऑल स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है नहीं। तो इस तरीके से अगर आपको जहाज उड़ना होगा तो ये सवाल इस तरीके से होगा, और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इसमें गिवन है तो इसको देख लेना, और बाकी ओवरऑल एफिशिएंसी है तो इसको भी देख लेना, बाकी और कुछ नहीं है। समझ आया?